नमस्कार आदाब, मैं हूं मारिया शकील। आप देख रहे हैं मुकाबला। क्या दिल्ली का मुकाबला अब आखिरी दौर में है? चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 5 तारीख को वोट है, 8 तारीख को नतीजे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीते 3 चुनाव में सरकार बना रही आम आदमी पार्टी का क्या चौका लगेगा, या दिल्ली में इस बार बदलाव की हवा है? कांग्रेस क्या पहले से बेहतर करेगी, या भाजपा का 26 साल से चला आ रहा वनवास टूटेगा? बीते 1 महीने में सियासत की हवा काफी बदली है। दिल्ली के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। अब हम शनिवार को आए बजट के बाद मध्य वर्ग या मिडिल क्लास का मूड और कुछ और बदल गया है क्या? तो ऐसे में दिल्ली के स्विंग वोटर क्या करेंगे, वो पहले क्या कर रहे हैं, इस सब मसलों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। बेईमानी वही करता है जो हार रहा होता है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जगह जगह बेईमानी करती हुई दिख रही है। दिल्ली के संकल्प पत्र में भी जो कुछ भी हमने कहा है, मैं समझता हूं दिल्ली वालों का पूरा विश्वास होगा कि हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। दिल्ली की जनता जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 11 वर्षों के राज से त्रस्त नजर आ रही थी। बीजेपी को करने दीजिए। बीजेपी की गाली गलौज को कौन सुनता है? बीजेपी की गाली गलौज पे वोट नहीं पड़ते। दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली में जैसे रैलियों का रेला रहा, भाषणों की बारिश होती रही, सबके अपने अपने दावे। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। भाजपा के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, सबकी बातें आप सुनते हैं, सब अपनी बात आपको बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी बात कौन कर रहा है? जो आपकी बात है, जो आपके जीवन का संघर्ष है, वो कोई समझ रहा है? और आज मेरे ख्याल से बहुत बढ़ गए हैं आपके संघर्ष। आप दिन रात मेहनत करते हो। आज ये परिस्थितियां हैं कि चाहे परिवार के 2-3 सदस्य भी काम कर रहे हैं, फिर भी काफी नहीं है। फिर भी आप इतना कमा नहीं पा रहे हो कि आप सब संतुष्ट रहें और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। हर चीज पर जीएसटी डाल रखी है सरकार ने। लेकिन 70 सीटों वाली दिल्ली में राजनीति क्या करवट लेने जा रही है? क्योंकि दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजे बिल्कुल पलटते रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, वहीं कुछ समय बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में आपका दबदबा दिखता है। 2014 में बीजेपी ने लोकसभा की 7 सीटें जीती, वोट मिले 46%। आपका खाता नहीं खुला, वोट मिले 33%। कांग्रेस का खाता नहीं खुला, वोट मिला 15%। लेकिन कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव 2015 में खेल पलट गया। आपने विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीती, वोट मिले 54%। यानी कि आपके वोट लोकसभा की तुलना में 21% बढ़ गए। बीजेपी का वोट 14% घट गया, कांग्रेस का 5% वोट घट गया।
स्विंग वोटों का यही खेल 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनावों में भी चला। 2024 में लोकसभा चुनावों में फिर बीजेपी ने 7 सीटें जीत लीं। अब 2025 के विधानसभा चुनाव सामने हैं और ये सवाल है कि इस बार क्या फिर स्विंग होगा या हवा उलट बहेगी। अगर बीजेपी ने आपके 5% वोट काट लिए तो आपकी सीटें 62 से घटकर 46 रह जाएंगी, जबकि बीजेपी की 8 से बढ़कर 24 हो जाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस ने भी अपना प्रदर्शन सुधार लिया और उसने भी 5% वोट काट लिए तो आप 31 वोट पर सिमट जाएगी और बीजेपी को 39 सीटें मिलेंगी, भले कांग्रेस को एक भी सीट ना मिले। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपके 7.5% वोट काट ले तो आप 17 सीटों पर सिमट जाएगी और बीजेपी को 53 सीटें मिल जाएंगी। उधर आपको 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है। पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप उस पर इतना खुलकर लगे हैं, पहली बार उसे शानो शौकत भरे बंगले को लेकर जवाब देना पड़ रहा है। बेशक वो भी हमलावर है और उसका एक बड़ा जनाधार बचा हुआ है, लेकिन ये सवाल है कि क्या इस बार हवा बदलेगी। एनडीटीवी के मुकाबला में शामिल 4 चुनावी पंडित इस सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। मुकाबला में आज का सवाल है, दिल्ली में अब की बार आम आदमी पार्टी का चौका या भाजपा को मौका। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिल्ली की पसंद बदलती है, इस बार मूड क्या है? अगर आम आदमी पार्टी के वोट भाजपा और कांग्रेस ने काटे तो क्या होगा? दिल्ली में कौन सा वर्ग किसका साथ देगा? महिलाएं क्या करेंगी? हमारे साथ आज शो पे जुड़ गए हैं यशवंत देशमुख, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं सी वोटर के, प्रदीप गुप्ता, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सिस माई इंडिया के, संजय कुमार, प्रोफेसर एंड को डायरेक्टर लोकनीति CSDS, और यहाँ पर स्टूडियो में हैं अक्षत गोयल, डायरेक्टर ध्रुव रिसर्च। संजय कुमार, मैं आपसे शुरुआत करूंगी, दिल्ली में क्या होगा? सवाल तो बहुत आसान है, जवाब बहुत कठिन है। दिल्ली में क्या हो? अगर इस बात का जवाब किसी को पता होता तो फिर तो चुनाव ही ना कराएं। लेकिन ये जरूर है, कुछ चीजें जो साफ निकल के आ रही हैं। 2020 के चुनाव में 2025 का चुनाव बहुत अलग दिखाई पड़ता है। 2020 के चुनाव में आम आदमी की पूरी पकड़ मजबूत थी, उन्होंने 62 सीटें जीती थी। वैसा होता हुआ इस वक्त दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है बाइपोलर चुनाव है, भले ही कांग्रेस मैदान में है लेकिन चुनाव बाइपोलर है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। और मुझे लगता है इस वक्त कड़े मुकाबले में आम आदमी पार्टी 2 कदम आगे मुझे दिखाई पड़ती है। कांटे की टक्कर आप भी देख रहे हैं यशवंत देशमुख? अनम्यूट करना पड़ेगा सर जी। उम्मीद कर रहे हैं आपको आवाज आ रही होगी जी। हमारे कांटे की टक्कर, जैसा संजय भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसका कारण ये भी है कि 10 साल की इनकम्बेंसी है, उसको काटना भी कठिन होता है, आसान नहीं होता। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि जिस एंटी करप्शन क्रूसेडर की हाई मॉरल वैल्यू, हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर जो घोड़े की सवारी चल रही थी आम आदमी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई और वो उसका नुकसान हुआ है। लेकिन उसका एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसका एक फायदा ये हुआ है कि अब वो केवल अपने गवर्नेंस जो उन्होंने 10 साल में काम किया है उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसका नुकसान, जो छवि के ध्वंस होने का नुकसान जो हुआ है वो मिडिल क्लास के रूप में हुआ है। लेकिन गवर्नेंस के नाम पर मारिया जो उनको फायदा है वो बेसिकली, जिसे हम कहते हैं गरीब तबका, झुग्गी झोपड़ी का तबका, दलित मतदाता, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक मतदाता, इस हिस्से में उन्होंने एक बहुत जो लॉयल वोट बैंक अपने जो फ्री बिजली पानी, फ्री और मोहल्ला क्लिनिक, इन सब योजनाओं के कारण बनाया है, वो एक अपनी तरीके से अभी भी अडिग है। अब मसला केवल ये है कि जो आम आदमी पार्टी, जिनके नेता अरविंद केजरीवाल आज से 5 साल पहले हमारे ट्रैकर में 60-62% की पॉपुलैरिटी रेटिंग पे थे, वो अब घट के 46-47 पे आ गए हैं। देखने में आपको लगेगा कि अरे ये 15% की डिप आ गई तो मतलब सब कुछ ध्वस्त हो गया। लेकिन यहाँ ये कंटेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है, हम इसको देखें मारिया। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल के 45-46% के बाद में अगले नेता का नाम सीधे मनोज तिवारी का आता है, जो अभी तक ट्रैकर में 15% से ऊपर नहीं आ पाए। तो ये तमाम चीजें हैं। बीजेपी बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ रही है इस बार, और कल का जो उन्होंने गुगली कल की बजट की दी है मध्यम वर्गीय, उसके बाद में अब दरअसल दिल्ली का चुनाव टर्नआउट का चुनाव मारिया हो जाएगा।
एक तरफ पूरा एक तबका है जो निम्न आय वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक मतदाताओं का, झुग्गी झोपड़ियों का एक वोट बैंक है। उसका कितना वोट आम आदमी पार्टी दरअसल पोलिंग बूथ तक ले जा पाती है, एक लड़ाई ये है। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग, उच्च आय वर्ग, अपर कास्ट, ओबीसी, इनका एक वर्ग है, उसका कितना बड़ा हिस्सा बीजेपी दरअसल, या संघ कह लें, जो भी उनको ऑर्गेनाइजेशन आप कह लें, वो ले जा सकता है। पिछले हालिया चुनाव में, चाहे वो हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, उसमें हमने देखा बीजेपी ने संगठन के नाम पर वो चुनाव पलटे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये तो क्लियर हो गया है सर कि जो भाजपा कभी रेस में भी दिल्ली में अब नहीं दिखती थी, अब रेस में भी दिख रही है और अच्छे से चुनाव लड़ते हुए दिख रही है। प्रदीप गुप्ता, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए मारिया, सभी पैनलिस्ट ने, संजय जी ने और यशवंत ने बता दिया। अब मैं उसको और ज़्यादा उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता। ये दिल्ली का चुनाव ऐसा है जिसमें कि जितनी डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी होती है, जैसे कि जातिगत, जो कि सब जगह होता है, महिला पुरुष, जेंडर, उम्र, एज ग्रुप भी अलग अलग तरीके से बिहेव करते नजर आ रहा है। महिला पुरुष भी अलग तरीके से कर रही हैं, जातियां तो हमेशा करती हैं। दिल्ली में एक और चीज अमुक हो जाती, वो है व्यवसाय। व्यवसाय से मतलब है कि रेली पटरी वाले, ऑटो वाले और इस तरह के जो प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब्स, सारे के सारी डेमोग्राफी। फिर आप इनकम ग्रुप को ले लीजिए, उसमें जो बताया यशवंत ने कि झुग्गी झोपड़ी और लोअर इनकम ग्रुप, वो सारे के सारे आ गए। फिर और आगे चलते हैं, और आगे चले तो दिल्ली चूंकि सिटी सेंट्रिक प्रदेश है और वो भी नेशनल कैपिटल है, तो पर्सनालिटी भी बड़ी प्ले पे इस बार आई है कि एक तरफ पीएम मोदी ही सामने नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। दोनों अपने आप में पर्सनालिटी तो दिग्गज पर्सनालिटी है। ज्यादा करके चुनाव में एक बड़ी पर्सनालिटी होती है और दूसरी को ढूंढ रहे होते हैं सबकी तरफ, वो एक बड़ा फर्क है। और इस सब के बाद अब एक बजट की भी स्पिन आ गई। उसके भी बाद, इन सब के बाद जो सबसे बड़ी कहानी है वो है वोटर टर्नआउट की। उसको ध्यान में रखते हुए फिर बुधवार को चुनाव रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान हो। तो सवाल यही आता है कि मतदान एक ज्यादा से ज्यादा हो, उससे भी बड़ी बात यह है कि कौन से तबके का, इस डेमोग्राफी जो मैंने पूरी की पूरी बातें आपको बताई, किसने किस सीट के ऊपर बड़ी संख्या में मतदान किया है, और जो उस पार्टी के पक्ष में है वो समुदाय या जनसांख्यिकी, मुझे ऐसा लगता है वो बाजी मारते हुए नजर। जी, तो आगे चर्चा करेंगे। और अक्षत, आपसे ये सवाल हम जानना चाहेंगे, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिल्ली की पसंद बदलती रही है, इस बार मूड क्या है? डेफिनेटली जैसा बाकी सारे मतलब पैनलिस्ट ने बोला है, इस बार थोड़े से क्लोज चुनाव देखने को मिल रहे हैं जो 2015 और 2020 में हम लोग को देखने को बिल्कुल नहीं मिले थे। वन साइडेड चुनाव थे दोनों के दोनों। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पीछे कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। कुछ कुछ सीटों पे हम लोग कांग्रेस का भी एक मतलब राइज देख रहे हैं। ऐसी कुछ कुछ सीटें हैं जहाँ पर अगर कांग्रेस राइज होती है तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को एक टक्कर दे सकती है। और दूसरा एक जो पॉइंट रहेगा वो कहीं ना कहीं एक जेंडर का रहेगा कि पुरुष कैसे वोट कर रहा है, महिला कैसे वोट कर रही है। जनरली जो हमने पास्ट में देखा है कि एक पार्टी के लिए पुरुष की तुलना महिलाएं कितना अधिक वोट कर सकती हैं, ये चुनाव उस पर ही डिपेंड करेगा। अगर बेसिकली जो भी हमारी मतलब पुरुष वोटर हैं महिलाओं को कन्विंस कर लेते हैं कि आप अलग से वोट मत करोगे, हमारे साथ वोट करोगे, तो ये चुनाव पूरा एक वन साइडेड हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर पुरुष महिलाएं स्प्लिट होती हैं कि पुरुष एक पार्टी की तरफ जाते हैं, महिला एक पार्टी की तरफ जाती है, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं फंसा रहेगा। जी, यशवंत देशमुख, मैं ये स्विंग देख रही हूँ। भाजपा जब लोकसभा चुनाव होता है तो काफ़ी हाई परसेंटेज मैनेज कर लेती है। इनफैक्ट इस बार 2025 में 54% मैनेज किया भाजपा ने, लेकिन जब असेंबली इलेक्शंस होता है तो सडन डिप हो जाता है 6 महीने के अंदर। ये स्प्लिट वोट है। आपको याद होगा 2004 के लोकसभा चुनाव के जब अजीबोगरीब नतीजे आए थे, तब ये मैंने कॉइन किया था टर्म, संजय भाई भी साथ में, हम लोग पुराने समय से इसको अब प्रयोग कर रहे हैं। 2004 का विचित्र आया इसलिए था क्योंकि स्प्लिट वोट नहीं था, लेकिन अब जितने चुनाव नतीजे 10 साल से हम देख रहे हैं, भारत में स्प्लिट वोट की
तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है और दिल्ली से बड़ा इसका कोई प्राइम एग्जाम्पल नहीं है। और स्प्लिट वोट का अर्थ यह है कि ऐसे लोग जो चुनाव कौन सा है, किस स्तर का है, उसके आधार पर तय करते हैं कि हमें किस पार्टी या किस नेता को वोट देना है। आज लगभग 1/3 दिल्ली ऐसी है जो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों की फैन है, जो दोनों को ही नेता अपना मानती है। मतलब जब आप प्रधानमंत्री पद के लिए सवाल पूछे तो ट्रैकर में वही जनता नरेंद्र मोदी का नाम लेती है, मुख्यमंत्री के लिए पूछे तो अरविंद केजरीवाल का नाम लेती है। तो ये इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। दरअसल हम शुरुआत करते थे इसको एनालाइज करने के लिए विरोधाभास की तरह, लेकिन अब हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि इसको विरोधाभास की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे सामान्य एक स्प्लिट वोट फैक्टर की तरह देखना चाहिए। लेकिन इस बार का स्प्लिट वोट दरअसल कल जब से मध्यम वर्ग के लिए बजट आया है केंद्रीय सरकार का, तब से एक अजीब सी स्थिति में आया है, क्योंकि उस मध्यम वर्ग के हिसाब से मध्यम वर्ग के अंदर जो स्विंग है वो अब ओपन हो गई है। अगर वो ओपन हो जाती है और उत्साहित होकर के वोट मतदाता बाहर आते हैं तो शायद पहली बार 10 साल में उस तरीके के स्प्लिट वोट में थोड़ा अंतर देखने को हमें मिलेगा। ये स्प्लिट वोट शायद वैसा नहीं होगा जो 2015 और 2020 के चुनाव में हमने देखा। तो संजय सर, आप ये बोलेंगे कि ये जो दिल्ली का चुनाव है, प्री बजट और पोस्ट बजट अब देखा जाएगा, क्योंकि जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है पर्टिकुलरली फॉर मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास, ये गेम चेंजर हो सकता है और पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकता है इलेक्शन का? मैं गेम चेंजर तो नहीं मानता, लेकिन ये जरूर है। देखिए, मध्यम वर्ग के लिए ये बजट है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात की भी चर्चा होती है कि बजट कितने प्रतिशत लोगों को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर उसको किनारे भी रख दे, इस वक्त परसेप्शन एक बना है कि भाई मिडिल क्लास को बहुत फायदा पहुंचाया जा रहा है इस बजट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाती भी चीज दिखाई पड़ती है। लेकिन गेम चेंजर इसको इसी के लिए नहीं मैं मानता कि दिल्ली का मध्यम वर्गीय वोट पहले भी बीजेपी के पक्ष में ही जाता हुआ दिख रहा था। अब इसमें बहुत बड़ा स्विंग हो जाएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। ऑलरेडी मिडिल क्लास, जो अगर हम क्लास के आधार पर देखिए, 4 क्लास के आधार पर दिल्ली के वोटरों को, तो गरीब, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। गरीबों के बीच में आम आदमी पार्टी का वोट सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा घटता है लोअर क्लास में, उससे और घटता है मिडिल क्लास में, और उच्च मध्यम वर्गीय जो वर्ग जो है, जो अमीर वोटरों को कह सकते हैं, उनमें बहुत घट जाता है। तो ऑलरेडी मिडिल क्लास का रुझान बीजेपी के पक्ष में है। अगर नहीं होता तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता, कुछ ना कुछ फायदा होगा, लेकिन बड़ा गेम चेंजर नहीं। अच्छा, तो प्रदीप गुप्ता जी, आप क्या से देखते हैं कांग्रेस की भूमिका इस चुनाव में? उनका क्या रोल है? कांग्रेस भी लड़ तो रही है, इनफैक्ट बहुत सारे सीट्स पर अच्छे कैंडिडेट्स भी हैं। देखिए मारिया, मुझे जहाँ तक पिछले 20 साल का आकलन यदि करें और 10 साल का तो और भी ज़्यादा करें, तो आप पाएंगे कि जनता जो है एक निर्णायक मैंडेट देती है। पिछले 20 साल में केवल 3 या 4 वाक़ये हुए हैं जिसमें कि हंग असेंबली या निर्णायक नहीं दिया है। तो जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है और दिल्ली का सवाल है, जो हम स्प्लिट वोट की जो बात कर रहे थे, आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में वोटर्स जो हैं वो उसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वोटर को अच्छे से पता है कि किस का चुनाव वो करने जा रहे हैं। राज्य का चुनाव है तो उनको पता है कि राज्य के चुनाव में सरकारों से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडीएस और किसानों से संबंधित मुद्दों के ऊपर उनको उम्मीद करनी चाहिए। तो उसके हिसाब से वो वोट करते हैं। अब चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है और जैसे मैंने कहा कि मेट्रो सेंट्रिक प्रदेश है, तो ये निर्णय उनके लिए और भी आसान हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति या सरकार, नेता जो है, उनके लिए किन विषयों के ऊपर अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है। रह गई बात कांग्रेस की, तो इसी के हिसाब से अब कांग्रेस की जो पारंपरिक वोट शेयर है वो ज़्यादा करके माइनॉरिटी और दलित वर्ग में ज़्यादा करके होता था और लोअर इनकम ग्रुप में कहले तो होता था, जो कि पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ पड़ा है आम आदमी के तरफ। जनता यदि ये देखती है कि जो जीतने वाला है उसके पक्ष में वोट करती है, हमेशा से ऐसा होता रहा है।
तो मुझे ऐसा लगता नहीं है आज की डेट में कि कुछ सीटों को छोड़ दे, जहाँ पे कि मटिया महल को ले लीजिए, बल्ली मरान को ले लीजिए, ओखला को ले लीजिए, जहाँ पे कि मुस्लिम आबादी जो है बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है कि 40% के ऊपर 60% तक भी है। तो सवाल ये आता है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शार्प डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिवाइड हो सकता है। मुसलमानों के यदि 20% वोट भी ले लिए कांग्रेस ने, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उससे निर्णय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अगर एक्स फैक्टर की चर्चा करें तो आपको क्या लगता है इस चुनाव का एक्स फैक्टर क्या है, प्रदीप गुप्ता जी? महिलाओं का वोट। महिलाओं को जिस हिसाब से फ्री बस और तमाम तरह की सुविधाएं, जिसमें बड़ी चीज जो है बिजली और पानी के बिल की बात जो बार बार केजरीवाल करते हैं, और उसके दूसरे तरफ बीजेपी ने जो वादा किया कि 2100 की जगह जैसे कि 2100 का आम आदमी पार्टी का 2500 रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं एक तरफ जो कि बस राइड वगैरह फ्री है और बिजली पानी के बिलों में लोअर इनकम ग्रुप में अमुक यूनिट्स तक काफ़ी फर्क है, वो एक तरफ है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी भी अभी तक ये देखी जाती रही है कि महिलाओं का वोट अच्छा खासा दूसरे राज्यों में बीजेपी को मिलता है। तो इस बार के चुनाव में जैसे मैंने एक डेमोग्राफी का और इसमें जिक्र बताना छूट गया कि राज्य जो समुदाय है कि पूर्वांचली उत्तर प्रदेश और बिहार पूर्वांचली जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली वासियों के बाद 50% दिल्ली वासी हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ा जो तबका है वो है पूर्वांचलियों का है। फिर मध्य प्रदेश से आते हैं, कुछ साउथ से आते हैं, बंगाल से आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा प्ले में चल रहा है और नज़र साफ साफ आता है कि बंगाली भले ही वो किसी भी उससे आते हैं, लेकिन बंगाली के हिसाब से वोट करते हैं और साउथ इंडियन के हिसाब से वोट कर रहा है। बड़ी बात यह है कि जो बड़ा तबका पूर्वांचलियों का, खासकर यूपी बिहार का, वो किस तरह से वोट कर रहा है, ये भी एक बहुत देखने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्स फैक्टर तो महिला ही हो जी, क्योंकि पूर्वांचली की आपने चर्चा की, 25% उनकी आबादी है, 20 सीटों पर असर होता है। और 2020 में आम आदमी पार्टी ने 17 सीटें जीती थी 20 सीटों में, तो इसलिए वो क्लियर दिख रहा है कि पूर्वांचली वोटर आम आदमी पार्टी के साथ थे। तो क्या पूर्वांचली वोटर इधर उधर जा सकते हैं कहीं पर, संजय कुमार जी? देखिए, पूर्वांचली वोटर और क्लास की बात करूं, जिसका जिक्र मैंने पहले किया जी, तो क्लास और पूर्वांचली बहुत एक ओवरलैपिंग कैटेगरी है। तमाम लगभग 16 से 17 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं और वो ज़्यादातर ईस्ट दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के आसपास हैं, जहां पर पूर्वांचली वोटरों की तादाद काफ़ी संख्या में है। और यही वो इलाके हैं जहां पर आपको गरीब तबके के वोटर भी ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग कैटेगरी है बड़ी संख्या में। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे पूर्वांचली या तो लोअर क्लास या पुअर क्लास में है, लेकिन बड़ी आबादी, क्योंकि पूर्वांचली हैं कौन, बिहार और ईस्टर्न यूपी से लोग आते हैं कौन, तो मजदूर वर्ग है, बड़ा वर्ग उसमें मजदूर है। तो उनका वोट ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के पक्ष में है झुका हुआ। आम आदमी पार्टी का वोट अगर नीचे जाएगा, जिसके अनुमान काफी हद तक है कि आम आदमी पार्टी का वोट 2020 की तुलना में नीचे जाएगा, तो सभी वर्ग में नीचे जाएगा और पूर्वांचलियों में भी नीचे जाएगा। लेकिन पूर्वांचली का वोट अचानक शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ चला जाए, ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। जी, अक्षत यहाँ पर डेफिनेटली ये कांटे का चुनाव है जैसा बोल रहे हैं। तो अक्रॉस कम्युनिटीज़, वो आप पूर्वांचली बोल लीजिए, वो आप दिल्ली वाले बोल लीजिए, तो सारे के सारे कोहोर्ट्स के अंदर या सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम ही होता हुआ दिख रहा है पहले से। और जो ये हम लोग एक पूर्वांचली फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो पिछली बार एक बीजेपी ने फेस भी दिया था मनोज तिवारी जी को सीएम बनाने का, एक चेहरा थे, ऑल्दो मतलब पार्टी ने नहीं कहता अनाउंस, बट कहीं ना कहीं वो ज़्यादा क्लाइमेट में थे पिछली बार। तो बीजेपी ने इस बार असली जो उनके इश्यूज़ हैं कि जैसे ऑल्दो वो पूर्वांचली है बट कहाँ रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, दिक्कत क्या है उनकी कि उनके पास गंदा पानी आता है, उनके पास अच्छी रोड्स नहीं है। अब बस दे रहे हैं, सही है, अच्छी बात है, बट उनके पास रोड्स अच्छी नहीं है, उनके पास पानी गंदा आता है। यमुना घाट पर जाते हैं आप तो वहाँ पर मतलब बेसिकली सफाई नहीं होती है। तो जो उनका एक त्यौहार है उसके लिए भी तो इस बार बीजेपी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान में मतलब दे रही है कि पूर्वांचली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कोहोर्ट होने वाला है यहाँ पर, और उसको टारगेट करने के लिए जो माइक्रो फैक्टर्स होते हैं जिस पर एक आदमी मतलब वोट कर सकता है, तो उसी पर बीजेपी टारगेट कर रही है। और कहीं ना कहीं ये चुनाव के आते आते हम लोग को मतलब देखना चाहिए, इनफैक्ट मतलब चुनाव आ ही गए हैं,
तो एक कांटे की टक्कर हमारे हिसाब से यहाँ पर होती हुई दिख रही है जी इस वाले कोर्ट में। यशवंत देशमुख जी, क्योंकि हम मध्यम वर्ग की चर्चा कर रहे हैं, वो ग्राफिक्स अब हमारे स्क्रीन पे आएंगे। मध्यम वर्ग 53% आम आदमी पार्टी के साथ था 2020 में और 39% भाजपा के साथ था। अगर ये स्विंग होता है तो इलेक्शन तो बदल जाएगा। देखिए, ये स्विंग होगा तो भी इलेक्शन बदलेगा। और एक बात हमारी और समझिए, जरूरी नहीं, जैसा संजय भाई ने भी कहा और अक्षत ने भी शायद उस तरफ इशारा किया, जरूरी नहीं है कि हर बार चुनाव स्विंग से ही कोई पलटे। दरअसल एक रिलेटिव टर्नआउट नाम की जो चीज होती है वो एक अलग तरीके से काम करती है। रिलेटिव टर्नआउट का मतलब ये होता है हमारे यहाँ कि आपका और अक्षत के बीच में अगर इलेक्शन हो रहा है और आप दोनों के पास में 50-50% का वोट ब्लॉक है। अब वोटिंग वाले दिन आपके 50 में से 45% लोग निकल के वोट डालते हैं और अक्षत के 40% ही निकलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसका फायदा आपको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। बीजेपी के लिए दिक्कत का सबब क्या है कि जो निम्न आय वर्ग, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वोट बैंक की जो बात होती है, उसका टर्नआउट, उसका झुकाव पहली बात तो आम आदमी पार्टी के साथ में है और उसका टर्नआउट हमेशा से हिस्टोरिकली ऑल ओवर इंडिया हमेशा ज्यादा रहा। और बीजेपी की परेशानी ये रहती है कि जिसे तथाकथित मध्यम वर्ग कहा जाता है, ये मध्यम वर्ग दरअसल बहुत ही मध्यम रहता है जब टर्नआउट का मौका आता है। इसीलिए आप दिल्ली, बंबई, इन सभी बड़े महानगरों में खासतौर पे देखें, दिल्ली में ही दक्षिण दिल्ली हुए जो बड़ी कॉलोनीज हुई, जो अपर मिडिल क्लास एरियाज हैं, वहां का टर्नआउट हमेशा से बड़ा पैथेटिक रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नीचे रहा है। अब नए बजट वाले मुद्दे के ऊपर क्या वो इतना उत्साहित होकर के वोट डालने निकलेगा या संघ परिवार के लोग उनके वोट को निकाल करके बूथ तक ले जाएंगे, ये एक टर्नआउट का मसला है। इस टर्नआउट वाले फैक्टर का इतना ज्यादा हमारे असर पड़ता है कि बीजेपी एक हारी हुई बाजी हरियाणा की वो मुंह से जीत निकाल के दे आती है, हार के मुंह से वही चीज हो जाती है जो एक पूरा इलेक्शन महाराष्ट्र का टर्नआउट कर दिया। जिस लोकसभा चुनाव में इतनी छीछा लेदर भाजपा की हो गई थी महाराष्ट्र में, वहां किस तरीके से 200 से ज्यादा सीट ले आए। तो ये रिलेटिव टर्नआउट, स्विंग हर समय उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। संजय भाई कह रहे थे ना कि उनका वोट गिरेगा तो हर ब्लॉक में गिरेगा, ये बात सही है, लेकिन फिर भी एक लोअर ब्लॉक में उनका ज्यादा मजबूत हिस्सा है, अपर मिडिल क्लास में भाजपा के लिए ज्यादा मजबूत हिस्सा है। अब अगर मिडिल क्लास वोट डालने ही नहीं निकलेगा तो भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, वो ड्राइंग रूम में बैठ के भाजपा को जिताएंगे। अगर जो भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया वो दिल्ली में नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्यों? नहीं, ये मैंने कतई नहीं कहा कि वो नहीं कर पाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि हम सब लोग दूध के जले हैं, बिल्कुल छाछ भी फूंक के पिएंगे, और हमसे ज्यादा छाछ और दूध और लस्सी सारी चीज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को फूंक के पीनी चाहिए। इस समय तो उनको उबलती हुई चाय में भी चार सिल्लियां बर्फ की डाल के पीनी चाहिए। मेरी तो सलाह ये होगी, अगर मैं उनका पॉलिटिकल एडवाइजर होता तो मैं यही कहता उनको कि भाई साहब बाकी छोड़िए, अपना वोट डलवा लीजिए, यही बहुत है, क्योंकि सामने वाला अब अलग तरीके से चुनाव लड़ रहा है। इतना अग्रेसिवली भाजपा अभी चुनाव मैदान में है संजय सर, वो यही 2 महीने पहले तक कोई भाजपा को चांस भी नहीं दे रहा था, और आज के डेट में ये दिख रहा है कि एक कांटे की टक्कर तो है ही, और अगर बहुत सारे जगह वोटर टर्नआउट जैसे हरियाणा में या महाराष्ट्र में मैच कर लिया, कोशिश करके निकाल लिया लोगों को, अगर वो दिल्ली में कर लेते हैं तो क्या आपको लगता है चुनाव पलट जाएगा? पलट सकता है। यशवंत जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, चाहे प्रदीप जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं, उसकी संभावना है, हमने होते हुए देखा है। अभी हाल ही में हरियाणा में देखा। हमारे जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि 2 महीने पहले इसकी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में भी होगी, और आज ऐसी स्थिति है कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है। हालांकि मुझे लगता है आम आदमी पार्टी अभी भी आगे है, लेकिन इसकी संभावना इसी के लिए है, अगर सरकार का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं होता तो जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है तब तक ये लगता है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है उसके पक्ष में है। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, जब उम्मीदवार तय कर लिए जाते हैं, असल चुनाव उस वक्त होता है, और बीजेपी आजकल यही कर रही है। संघ अलग से काम कर रहा है ग्राउंड पर, लेकिन बीजेपी जब चुनाव का, मुझे लग रहा है सारा चुनाव या बीजेपी ने जो गेन किया है वो पिछले 14-15 दिनों में किया, और आम आदमी पार्टी की गिरावट भी 14-15 दिनों में हुई, और लगातार मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी थोड़ी नीचे जा रही है।
अब 2 दिन में पासा पलट भी सकता है, इसकी संभावना बनी रहेगी। जी। सो प्रदीप गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तो क्लियर हो रहा है कि पासा पलट भी सकता है। सब लोग का ये है कि हरियाणा और जो महाराष्ट्र में हुआ, इस बार दिल्ली में हो, ये अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से अग्रेसिवली कैंपेनिंग चल रही है और संघ का काम चल रहा है, बूथ मैनेजमेंट चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए क्या फैक्टर वर्क कर सकता है अभी जो 24 घंटे बचे हैं उसमें? देखिए मारिया, वही बात है कि आम आदमी पार्टी चूंकि सरकार में, इनकम्बेंट गवर्नमेंट में है, और उसका परफॉर्मेंस जो है, हम आज की डेट में ये कह सकते हैं कि ना ही कोई बहुत अच्छा था, ना ही कोई बहुत खराब। इसीलिए ये सारी चर्चाएं हो रही है। यदि कि बहुत अच्छा होता था तो हम ये सब डिस्कशन ही नहीं कर रहे होते थे, और यदि कि बहुत खराब होता था तो भी डिस्कशन नहीं कर रहे होते थे। मुद्दा सारा इसी बात का है कि आम आदमी पार्टी का जो राज्य सरकार का परफॉर्मेंस है वो ना ही खराब है ना ही अच्छा है। तो उस स्थिति में जो आप कह रही हैं कि बीजेपी एग्रेसिवली कर रही है, बीजेपी तो 2014 से लेके आज तक एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जो उन्होंने इससे नहीं लड़ा हो। इससे सही बोल किसी रहे हैं। भी एक कदम भी कोई कम उन्होंने, चाहे आप बिहार 2015 का भी आपको पता है जी। और 2014 का भी पता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और वो तो उनका तरीका यही है। ये है कि दिल्ली की वजह होने की वजह से हमको विजिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। चाहे पिछला शाहीन बाग वाला जो यानी 2020 का चुनाव था वो भी उसी शिद्दत से लड़ा था, और वो हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। बस सवाल इतना है कि अरविंद केजरीवाल जो एक लॉयल वोट उनकी तरफ जुड़ा था 10 साल में, उसको, ये तो सभी बात कर रहे हैं कि नीचे आएगा, बट सवाल ये उठता है कि क्या इतना नीचे आएगा कि बीजेपी के नीचे चला जाएगा? बस यही एक सवाल बाकी है। और जी बिल्कुल सही। तो इसीलिए अब उसी पर चर्चा कर लेते हैं। बस 4 मिनट बाकी है। तो अक्षत, आपसे शुरू करेंगे। ये क्लियर हो गया है कि भाजपा अच्छे से चुनाव लड़ रही है और मोमेंटम उनके फेवर में है, तो कुछ भी चुनाव में हो सकता है। तो मोमेंटम अगर उनके फेवर में है और 10 इयर्स की एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो ज़मीन पर इतना दिख क्यों नहीं रहा? डेफिनेटली कि ये एक बाईपोलर चुनाव है, कि ऐसा नहीं है कि 60-40 का चुनाव है। ज़मीन पर दिक्कत तब है कि एक पार्टी को 60-70% वोट शेयर मिल रहा है और एक को 30%। जब मैं 2019 की बात करता हूँ या 14 की बात करता हूँ कि कोई एक पार्टी या एक दल कोई माइल्स आगे है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा आगे है। तो बिल्कुल एक कांटे का चुनाव है। तो आप हर 100 में से अगर आप 10 मतलब 100 आप वो लेंगी, वोटर लेंगी, तो मान लीजिए आपको मतलब आधे वोटर आम आदमी पार्टी के मिलेंगे, आधे वोटर बीजेपी के मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग को ज़मीन में देखने को मिलती है कि कोई एक पार्टी के लिए वेव है कि नहीं है। दूसरी तरफ मैं एक और पॉइंट बस जल्दी से बोलना चाहूँगा कि अगर हम 2019 का अगर हम लोग 2020 का चुनाव देखेंगे, तो 2020 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का 5% वोट शेयर बढ़ता उस वाले बेस पर, और यही कांग्रेस का 2.5% वोट शेयर बढ़ता, 2.5% वोट शेयर बढ़ता, तो बीजेपी की जो 8 सीटें आई थी, बीजेपी उस टाइम 39 सीट पर होती, पर बीजेपी का स्टेट लेवल पे आम आदमी पार्टी से वोट शेयर कहीं ना कहीं कम होता थोड़ा सा, या ऑलमोस्ट इक्वल होता। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के वोटर को सरपास करना पड़ेगा, बहुत आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एक कंसंट्रेटेड भी है कि एक सीट में जीतते हैं तो बहुत हाई उनका मार्जिन रहता है। चलिए संजय सर, आपसे अब आगे बढ़ेंगे और आप मुझे बताइए कि 8 तारीख को क्या होगा। फिर जहां से मारिया ने शुरू किया था फिर वहीं पहुंच गई कि 8 तारीख को क्या होगा। 8 तारीख को काउंटिंग होगी और मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में काफी रोमांचक होगा। और अभी इस वक्त तो यही लग रहा है मारिया कि है कांटे का मुकाबला, लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी हैं और मुझे लगता है कि कांटे के मुकाबले में भी एक अच्छी खासी जो भी पार्टी जीतेगी, और इस वक्त मुझे अभी भी लगता है आम आदमी पार्टी को बढ़त है, तो ठीक ठाक जीत हासिल करेगी आम आदमी पार्टी, ऐसा मुझे इस वक्त लग रहा है। यशवंत जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल के वोट और अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी, ये दोनों हाथ के हाथ चलते हैं, क्योंकि भाजपा के पास में चेहरा नहीं है तो भाजपा का स्थानीय नेतृत्व उसके मिलने वाले वोटों से पीछे चल रहा है। केंद्रीय लेवल पे उल्टा होता है, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी भाजपा से बहुत आगे चलती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वोट और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के वोट और उनकी पॉपुलैरिटी लगभग हैंड इन हैंड। 5 साल पहले अगर आज मैं ट्रैकर से निकाल के आपको बताऊं तो 60% के आसपास उनकी पॉपुलैरिटी थी, आज 48% हो गई है। तो स्वाभाविक सी बात है, उनकी पॉपुलैरिटी में
गिरावट हुई है, जिसका नुकसान उनकी पार्टी को भी उठाना पड़ रहा है। अब कहने के लिए अगर मैं ये स्टेटमेंट दे दूं तो कल सारे लोग ये कहेंगे कि देखो अरविंद केजरीवाल के कारण आम आदमी पार्टी हार रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा सत्य ये भी है मारिया कि आम आदमी पार्टी को जो कुछ भी मिल रहा है वो अरविंद केजरीवाल के कारण ही मिल रहा है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। तो इससे इस दोनों चीजों से इनकार नहीं कर सकते। इतना ही हुआ है इन चुनाव में कि जो एक बहुत बड़ी छवि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अपनी भ्रष्टाचार के विरोध में बनाई थी, उस छवि का ह्रास हुआ है। वो एक नॉर्मल पार्टी की तरफ ट्रीट की जा रही है, नॉर्मल पॉलिटिशियन की तरफ वो ट्रीट किए जा रहे हैं। लेकिन ये बुराई के बाद में उनके लिए अच्छाई की बात यह है कि उस नॉर्मेलिटी के आने के बाद लोग अब केवल मुद्दे जो गवर्नेंस, उनकी योजनाओं, उनके काम के ऊपर वोट डालना चाहते हैं। और दिल्ली में आधी दिल्ली तकरीबन ऐसी है जिसके लिए वो योजनाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाई, अच्छे स्कूल, ये मायने रखते हैं उनके लिए। वो जो फ्रीबीज है, जो रेवड़ी है, ये आधी दिल्ली को भाती है। तो इससे किसी को कोई भी कतई कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि रेवड़ी का कल्चर अगर नहीं चल रहा होता तो जो भाजपा इतने सालों तक रेवड़ी के विरोध में अभियान चला रही थी, इस बार सबसे बड़ा तो बैनर उनका यही है ना हमारे सबसे पहले कि हम कोई भी रेवड़ी बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम बेहतर रेवड़ी देंगे। तो ये टॉप अप कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की पिच है। ये बिल्कुल सही। तो प्रदीप गुप्ता जी, 8 तारीख को कितने बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी? 1 बजे तक। मुझे लगता है कि अपने को 11 बजे तक जो है क्लैरिटी आ लगता है कि पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और एक मैं हमेशा से बड़ा इसका पक्षधर रहा हूं, जो कि जनता ने पिछले दार में दिया है कि जो भी होगा वो निर्णायक होगा, जीते कौन हारे कौन मुझे नहीं पता। डिसाइसिव मैंडेट जो जनता देती आई है, इस बार भी डिसाइसिव मैंडेट, यही इसी बात पे कंसेंसस है, वही दिखेगा 8 तारीख को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अक्षत गोयल, यशवंत देशमुख, संजय कुमार जी और प्रदीप गुप्ता जी। एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आएंगे।